अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन सेट चैनल में। दिस इज़ मिस तहरीन। आज हमारी क्लास 11 की बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट ओलिगोसैकेराइड्स और साथ में हम डिस्कस करेंगे पॉलीसैकेराइड्स को। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट क्लास मोनोसैकेराइड को डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम रिमेनिंग 2 क्लासेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ओलिगोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले इसकी मीनिंग को हम देखते हैं, इसका मतलब क्या है। तो ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप बायो के डेफिनेशंस को पढ़ें तो सबसे पहले आप उनके डेफिनेशंस को समझने की या उनके वर्ड्स को समझने की कोशिश किया करें। सो ओलिगो का मतलब होता है फ्यू एंड सैकेराइड्स की मीनिंग होती है शुगर। तो इसके नेम से हमें थोड़ा या कुछ आइडिया हो गया कि ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की वो क्लास है जिसके अंदर फ्यू यानी कि कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मोनो के अंदर हमने पढ़ा था, उसके अंदर सिर्फ मोनो मीन्स 1, मतलब उसमें सिर्फ 1 ही शुगर थी। लेकिन ओलिगो मीन्स क्या है, फ्यू, तो मीन्स यहाँ शुगर के कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ कितने शुगर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर ऑलमोस्ट 2 से लेकर 10 सैकेराइड या 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम ओलिगोसैकेराइड्स को, ठीक है, जब भी हम ओलिगोसैकेराइड्स की अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाएं, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करवाने का मतलब ये है कि अगर आप चाहें कि ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल को ब्रेक करना, ठीक है, तो जब भी हम ओलिगोसैकेराइड मॉलिक्यूल को ब्रेक करवाएंगे तो ब्रेक करने के बाद हम देखेंगे कि हमें उसके अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 से लेकर 10 की क्वांटिटी में मिल सकती हैं। ठीक है, अब सपोज करना है, फॉर एग्जांपल वी हैव 1 ओलिगोसैकेराइड व्हिच इज़ लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज हमारे पास एक ओलिगोसैकेराइड है। अब जब हम इस ओलिगोसैकेराइड की, इस लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस करवाएं, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है आप एक बड़े मैक्रोमोलिक्यूल को वाटर दे के ब्रेक करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको वाटर देकर लैक्टोज को ब्रेक करवाना चाह रहे हैं। तो जब मैं इस लैक्टोज को ब्रेक करवाऊंगी, ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे इस लैक्टोज से हमें 2 सैकेराइड्स मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 2 शुगर्स के मॉलिक्यूल मिल सकते हैं। वो कौन से 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हमारे पास होंगे ग्लूकोज और सेकंड क्या होगा, गैलेक्टोज। ठीक है, तो यहाँ से हमें आइडिया हुआ कि जो ओलिगोसैकेराइड है वो 2 सैकेराइड से मिलकर बना हुआ है। इसी तरीके से ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर 3 सैकेराइड्स भी हो सकते हैं और 3 से लेकर 10 सैकेराइड्स तक भी इसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इन्हीं नंबर्स की बेसिस पे हम ओलिगोसैकेराइड्स को भी डिफरेंट क्लास की इसके अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, सपोज़ करें अगर आपने ओलिगोसैकेराइड को ब्रेक किया, ठीक है, और ब्रेक करने के बाद उससे हमें 2 जो है वो सैकेराइड्स मिल जाएं। जैसे हमने लैक्टोज को ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद हमें कितने सैकेराइड्स मिले, 2 सैकेराइड्स मिले, तो हम इसको बोल देंगे ओलिगोसैकेराइड की डाइसैकेराइड क्लास। ठीक है, इसको हमने डाइसैकेराइड की बोला, डाई मीन्स 2, तो ये ओलिगोसैकेराइड की वो क्लास है जिसको ब्रेक करने के बाद हमें 2 सैकेराइड्स मिल गए। इसी तरीके से अगर आप किसी ओलिगोसैकेराइड को ब्रेक करें और ब्रेक करने के बाद हमें उससे 3 सैकेराइड्स मिल जाए तो उसको हम नाम दे देंगे ट्राइसैकेराइड। इसी तरीके से अगर आप किसी ओलिगोसैकेराइड को, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ओलिगोसैकेराइड है, इसको आपने ब्रेक करवाया, तो ब्रेक करने से अगर हमें 4 सैकेराइड्स मॉलिक्यूल मिल जाएंगे तो उसको फिर हम टेट्रासैकेराइड का नेम दे देंगे। ठीक है, टेट्रा का मतलब होता है 4। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सी काउंटिंग होती है। इसी तरीके से अगर आपके पास एक ओलिगोसैकेराइड है और उसको ब्रेक करने के बाद आपको 5 सैकेराइड्स मिल जाएं तो आप उसको पेंटासैकेराइड्स का नेम दे देंगे। तो इस तरीके से इनको ब्रेक करवाने के बाद जितने हमें सैकेराइड्स मिल रहे होते हैं उसकी बेसिस पर हम इसकी क्लासेस के अंदर क्लासीफाई कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी जर्नल सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखें तो हम कहते हैं कि जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू मोनोसैकेराइड लेस स्वीट होते हैं टेस्ट में। ठीक है, अगर हम इसकी कंपेयरिंग करवाएं मोनोसैकेराइड से तो हम कहते हैं दीज आर लेस स्वीट इन टेस्ट, मतलब ये मीठे तो होते हैं लेकिन अगर इसको हम मोनोसैकेराइड से कंपेयर करवाएं तो उनके कंपेयरिंग के अकॉर्डिंग ये थोड़े से लेस स्वीट होते हैं, थोड़े कम मीठे होते हैं। ठीक है,
उसके साथ साथ अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, पानी के अंदर कैसे सॉल्युबल हो सकता है, तो हम कहते हैं दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, मीन्स अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इन ओलिगोसैकेराइड्स को वाटर के अंदर सॉल्युबल करने की कोशिश करेंगे या उसके अंदर डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो पॉसिबल चांसेस हैं कि लेट सपोज देखें, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि मेरे पास एक ग्लास है और इसके अंदर वाटर है। ठीक है, अब मेरे पास कितना है, 90% लैक्टोज है। ठीक है, या मैं कह सकती हूँ 90 ml लैक्टोज है। तो जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे ना, तो हो सकता है कि ये जो लैक्टोज है वाटर के अंदर जाके 65 ml डिज़ोल्व हो सके। मतलब सारा डिज़ोल्व नहीं होगा, कुछ क्वांटिटी, मतलब हम कह सकते हैं हाफ से ज़्यादा क्वांटिटी वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन कम्प्लीटली वाटर के अंदर ये डिज़ोल्व नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद हम अगर इसकी बॉन्डिंग की बात करें, क्योंकि देखें सपोज़ करें हमने जब लैक्टोज़ की बात की थी, हमने कहा था कि ये जो लैक्टोज़ है ये 2 मोनोसैकेराइड्स से मिलके बनी है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास ग्लूकोज है और सेकंड हमारे पास क्या है, गैलेक्टोज़ है। ठीक है, अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज़ ने मिलके लैक्टोज़ को बनाया। ठीक है, जब ये दोनों कंबाइन हुए तो इन्होंने मिलके क्या बनाया, लैक्टोज़ बनाया। तो पॉसिबल कंडीशन है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड है जिसकी वजह से कंबाइन होकर हमारा क्या बन गया, लैक्टोज़ बन गया। तो इनके बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, इनके बीच में जो कनेक्शन है, उस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो हम कहते हैं कि वो बॉन्ड जो कि ओलिगोसैकेराइड्स को, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड के अंदर के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करवाता है, या हम सिंपल फॉर्म में अगर कहने की कोशिश करें कि ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग क्या होती है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग बेसिकली हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्डिंग की टाइप ही है। ठीक है, मतलब इस बॉन्ड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होते हैं, शेयर हो रहे होते हैं, लेकिन हमने इसको ग्लाइकोसाइडिक का नेम इसलिए दिया क्योंकि ये जो बॉन्डिंग हमारी होती है वो होती है रिंग शेप शुगर में। ठीक है, जो भी हमारे पास रिंग शेप शुगर होती है उसको हम जो नाम देते हैं वो हम नाम देते हैं उसको ग्लाइकोसाइड। बेसिकली हमारी जो भी रिंग शेप शुगर्स होती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोसाइड का नाम देते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड के अंदर हमारी जो शुगर्स होती हैं मेजरली वो रिंग शेप में ये शुगर्स होती हैं, तो वहाँ देख के हमने इसको क्या नाम दे दिया, ग्लाइकोसाइड नाम दे दिया। क्योंकि ये जो बॉन्डिंग है ग्लाइकोसाइड के दरमियान में, मतलब रिंग शेप शुगर के दरमियान में होती है, इसीलिए इस कोवलेंट बॉन्डिंग को हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग का नेम दे देते हैं। अब देखिए इसको समझने के लिए एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का और ये स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज का। ठीक है, मतलब ये दोनों ही हमारे शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और इन दोनों शुगर मॉलिक्यूल्स ने मिलकर एक ओलिगोसैकेराइड बनाया जिसका नेम क्या है, सक्रोज। ठीक है, अब इन दोनों ने कंबाइन होकर सक्रोज तो बना दिया, लेकिन इनके जो पीछे बॉन्डिंग इसको हमने क्या नाम दिया, ग्लाइकोसाइडिक का नाम दिया। इसको हमने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग का नेम दिया। अब इसको हमने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग का नेम इसलिए दिया बिकॉज स्टूडेंट्स देखें यहाँ जो आपको दोनों शुगर्स के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ये आपको रिंग शेप में दिख रहे हैं, और रिंग शेप में जो हमारे शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोसाइड का नाम देते हैं। मतलब ये भी ग्लाइकोसाइड है और ये भी क्या है, ग्लाइकोसाइड है। तो इन दोनों ग्लाइकोसाइड ने मिलकर बॉन्डिंग बनाई, इसलिए इसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग का नेम दे रहे होते हैं। उसके बाद एक चीज़ और याद रखें कि वो ओलिगोसैकेराइड जिसके अंदर 3 to 10 मोनोसैकेराइड्स हैं। ठीक है, वैसे तो हमने कहा कि ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं, लेकिन जिन ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर 3 to 10 मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनको हम उन ओलिगोसैकेराइड्स को हम एक स्पेशल नेम देते हैं विच इज़ डेक्स्ट्रिन। ठीक है, तो जहाँ भी डेक्स्ट्रिन लिखा होता है इसका मतलब होता है कि इन ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर 3 to 10 सैकेराइड्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ एमसीक्यू भी हमारे आ रहे होते हैं कि लैक्टोज़ किससे बना हुआ है, या सक्रोज़ किससे बना हुआ है, या मेल्टोज़ किससे बना हुआ है। लैक्टोज़, सक्रोज़ और मेल्टोज़ हमारी ओलिगोसैकेराइड्स की मेन फॉर्म्स है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो सक्रोज़ है वो बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके बनाते हैं सक्रोज़ को। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं लैक्टोज़ की, तो लैक्टोज़ मिलके बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज़ के से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मेल्टोज़ की, तो मेल्टोज़ मिलके बना होता है 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। मतलब मेल्टोज़ के अंदर 2 ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं।
तो ये कॉम्बिनेशन मिलके हमारा बनता है सेक्रोस, लैक्टोस एंड मेल्टोस। अब देखिए, हमने बात की थी कि ओलिगोसैक्राइड्स को हम फर्दर क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करते हैं। अगर टूज़ के अंदर सैक्राइड्स है तो डाइसैक्राइड, 3 है तो ट्राइसैक्राइड। तो इसकी जो मेजर क्लास है वो हमारी है डाइसैक्राइड्स, ठीक है। ओलिगोसैक्राइड की जो सबसे मेजर या सबसे कॉमन क्लास है वो है हमारे डाइसैक्राइड्स। तो हम मेजरली डाइसैक्राइड्स को ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब डाइसैक्राइड्स भी हमारे पास, मतलब डाइसैक्राइड्स के अंदर जो हमारी शुगर होती हैं वो भी 2 टाइप्स की होती हैं। एक हमारी होती है रिड्यूसिंग शुगर और दूसरी हमारी होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, इससे पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है। अब देखें, इस इक्वेशन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिड्यूसिंग हमारे पास शुगर क्या होती है। देखिए, ये इक्वेशन में लिखा हुआ है ग्लूकोज प्लस 2 कॉपर्स के मॉलिक्यूल और यहाँ हमारे पास 2 OH के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब हुआ क्या, देखें यहाँ कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज दिए हुए हैं, लेकिन जब हमारा रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद देखें कॉपर पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अब कॉपर के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये है कि कॉपर ने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हुए थे, पॉजिटिव का मतलब होता है कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया हुआ है। तो यहाँ कितने पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया हुआ है। लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हुआ, कॉपर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इट मीन्स कॉपर को किसी ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, ठीक है। तो कॉपर्स को इलेक्ट्रॉन्स किसने डोनेट किए, ग्लूकोज ने। ग्लूकोज ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। किसको डोनेट कर दिया, कॉपर को डोनेट कर दिया। जब ग्लूकोज ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया कॉपर को, तो कॉपर आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। मतलब जो भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ठीक है, जो भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, जिस तरीके से कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो उसको हम बोलते हैं कि वो एटम क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। तो कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। अच्छा, इस कॉपर को रिड्यूस किसने करवाया, ग्लूकोज ने करवाया। तो जो रिड्यूस करवाता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ ग्लूकोज ने इस कॉपर को रिड्यूस करवाया, तो इसलिए हमने ग्लूकोज को यहाँ क्या नाम दे दिया, रिड्यूसिंग एजेंट का नेम। सो इसी रिड्यूसिंग एबिलिटी को देखते हुए हमने डाइसैक्राइड्स को 2 काइंड के अंदर क्लासीफाई किया। फर्स्ट इज रिड्यूसिंग शुगर एंड सेकेंड इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर हमारी क्या होती है, देखें, रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास वो शुगर्स होती हैं। अब अभी तक तो आपको आइडिया हो गया होगा कि रिड्यूसिंग शुगर हमारी बेसिकली क्या होती है। तो रिड्यूसिंग शुगर्स हमारे पास वो शुगर्स होती हैं या वो डाइसैक्राइड्स होती हैं जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो दूसरे सब्सटेंस को क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, ठीक है। अच्छा, देखिए, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ग्लूकोज हमारी क्या हो गई, रिड्यूसिंग एजेंट हो गई। एक चीज़ और याद रखें कि जिसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, हमने कहा वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, हम कहते हैं वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब ग्लूकोज यहाँ क्या हो गई है, ऑक्सीडाइज हो गया, और कॉपर यहाँ क्या हो गया है, रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। कॉपर रिड्यूस हो गया और ग्लूकोज क्यों ऑक्सीडाइज हुआ, क्योंकि ग्लूकोज ने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है। और इसको हमने रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोला, बिकॉज इसने किसी दूसरे एटम को रिड्यूस करवा दिया, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं। हमने क्योंकि कहा डाइसैक्राइड्स को हमने 2 काइंड्स के अंदर क्लासीफाई किया, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि रिड्यूसिंग शुगर्स हमारी वो शुगर्स होती हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हो सकती हैं। ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकती हैं, लॉस कर सकती हैं, और वो दूसरे एटम को रिड्यूस्ड करवा सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे शुगर्स को हम रिड्यूसिंग शुगर्स का नेम देंगे। अच्छा, अब ये रिड्यूसिंग शुगर्स ऑक्सीडाइज क्यों हो जाती है और किस तरीके से दूसरे आइटम्स को रिड्यूस करती हैं, बिकॉज इनके पास जो अल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होता है, वी नो कि कार्बोहाइड्रेट्स में या तो अल्डिहाइड ग्रुप होता है या तो क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। तो जिन भी डाइसैक्राइड्स के अंदर अल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप जो है वो फ्री होगा, जिन भी डाइसैक्राइड्स के पास अल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप फ्री होगा, वो एबिल होती हैं कि वो ऑक्सीडाइज होकर दूसरे एटम को क्या कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं। तो इसके एग्जांपल्स के अंदर हमारी 2 डाइसैक्राइड्स आ सकती हैं, विच इज़ मेल्टोस एंड लैक्टोस, ठीक है। मेल्टोस एंड लैक्टोस हमारी रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर आती हैं। मींस इनके पास
अल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप फ्री होता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी रखती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होंगी, ठीक है, ख़ुद सपोज कर लें क्या होंगी। नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास वो शुगर्स होती हैं जो कि ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज दे डोंट हैव फ्री अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। उनके पास फ्री कीटोनिक या अल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, इसी वजह से वो रिड्यूस नहीं हो सकती और इसीलिए हम इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर का नेम देते हैं। तो इसके अंदर आ जाएंगी, इसके अंदर जो एग्जांपल आती है हमारी वो आती है सक्रोज और साथ में आ जाती है हमारी रैफिनोज, ठीक है। सक्रोज और रैफिनोज हमारी जो है वो ओलिगोसैकेराइड की काइंड है जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आती है। और याद रखिएगा अभी इसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट की अनदर क्लास पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स के अंदर जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की क्लास हैं वो सब की सब हमारी नॉन रिड्यूसिंग होती हैं। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और याद रखें कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें हम स्पेशली प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स वी नो कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं। फिर उसको ग्लूकोज को वो बाद में चेंज कर रहे होते हैं सक्रोज फॉर्म में, मतलब प्लांट जो ग्लूकोज बनाते हैं उसको जब वो स्टोर करते हैं तो वो सक्रोज फॉर्म में स्टोर करवा रहे होते हैं। अब सक्रोज फॉर्म में प्लांट जो है वो ग्लूकोज को क्यों स्टोर करते हैं? बिकॉज सक्रोज इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर चेंज करने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी प्लांट्स इस सक्रोज को एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो ग्लूकोज है वो बनती है लीव्स के अंदर, लेकिन ग्लूकोज तो पूरे प्लांट को ही चाहिए। तो जब प्लांट उस ग्लूकोज को लीव से पूरी बॉडी में पहुँचाएगा इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज, वी नो कि सक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती। जब वो ऑक्सीडाइज नहीं होगी इट मीन्स वो किसी और केमिकल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी। जब वो किसी केमिकल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी तो हमारी जो सक्रोज है वो प्रॉपर फॉर्म में दूसरे पार्ट तक इजीली जो है वो पहुंच जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें डाइसैकेराइड की, हमने कहा था 3 काइंड्स मेन क्लासेस हैं विच इज़ लैक्टोज, सक्रोज एंड मेल्टोज। ये फेडरल बुक के अंदर इसके कुछ टॉपिक्स दिए हैं, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सक्रोज की तो सक्रोज जो है वो हमारी कॉमनली नॉन है कैन शुगर। सक्रोज को हम कैन शुगर का नेम देते हैं, मतलब कैन के अंदर जो शुगर पाई जाती है वो सक्रोज फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा हम जो स्वीट डिशेस अपनी बना रहे होते हैं, ठीक है, हमारे घर में जो चीनी वगैरह जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, स्वीटनर हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो बेसिकली सक्रोज फॉर्म में ही होती है, वो हमारी सक्रोज ही होती है, ठीक है। उसके अलावा प्लांट का जो सक्रोज होता है, ठीक है, प्लांट के अंदर जो सक्रोज होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट जो ग्लूकोज बनाते हैं उसको वो सक्रोज फॉर्म में चेंज करते हैं, तो हम उस सक्रोज को ट्रांसपोर्ट डाइसैकेराइड का भी नेम दे रहे होते हैं। अब उस सक्रोज को हम ट्रांसपोर्ट डाइसैकेराइड का नेम क्यों देते हैं? बिकॉज प्लांट शुगर को जिस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं वो सक्रोज फॉर्म होती है। तो सक्रोज क्योंकि ट्रांसपोर्ट होती है पूरी बॉडी के अंदर, इसीलिए इसको हम ट्रांसपोर्ट डाइसैकेराइड का भी नेम दे रहे होते हैं, बिकॉज सक्रोज जो है पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही होती है ताकि प्लांट की पूरी बॉडी को एनर्जी मिल जाए। उसके अलावा प्लांट जो है वो ग्लूकोज को सक्रोज में इसलिए भी चेंज करते हैं बिकॉज सक्रोज जो है वो आपकी वेरी सॉल्युबल है, ठीक है, मतलब सक्रोज जो है वो पानी के अंदर इजीली क्या हो सकती है, डिज़ोल्व हो सकती है। इसलिए प्लांट्स क्या करते हैं, ग्लूकोज को सक्रोज फॉर्म में चेंज कर देते हैं ताकि वो प्लांट्स के अंदर इजीली क्या कर सके, मूव कर सके, ठीक है। उसके अलावा वी नो कि सक्रोज क्या है, अनरिएक्टिव है। अनरिएक्टिव है इसी वजह से प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज को सक्रोज फॉर्म में चेंज करते हैं और जब सक्रोज ट्रांसपोर्ट होती है पूरी बॉडी के अंदर वो कोई रिएक्शन नहीं करती। जब वो पूरी बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं करेगी तो हमारी जितनी परसेंटेज हमने सक्रोज की या जितनी परसेंटेज प्लांट ने सक्रोज की भेजी होगी वो एज इट इज़ प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंच जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हम सक्रोज की अगर बात करेंगे, सक्रोज किन सैकराइड से मिलकर बना होता है, तो सैकराइड मिलकर बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके बनाते हैं सक्रोज, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है तो इसके अंदर भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही होगी, लेकिन इसकी लिंकेज को हम नाम देंगे अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। इसको हमने अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का नेम क्यों दिया, अल्फा नहीं पता तो आप इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद हमने 1,2 का नेम क्यों दिया, बिकॉज वी नो कि जो सक्रोज से वो मिलके बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बॉन्डिंग से,
तो यहाँ ग्लूकोज के कार्बन 1 ने रिएक्शन किया और यहाँ फ्रक्टोज के कार्बन 2 ने रिएक्शन किया। तो बिकॉज कार्बन की काउंटिंग चेंज है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 है, तो इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया 1 2। एंड वी नो कि इनके बीच बॉन्डिंग कौन सी होती है, ग्लाइकोसाइडिक होती है, इसलिए इसका हमने नाम दे दिया अल्फा 1 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग या लिंकेज। उसके बाद हम बात करते हैं डाइसैकेराइड के सेकंड काइंड विच इज़ मेल्टोज। मेल्टोज का जो दूसरा नेम है वो है मेल्ट शुगर। ठीक है, ये आपके MCQ के अंदर भी आ जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो मेल्टोज को हम बोलते हैं मेल्ट शुगर। ठीक है, मेल्टोज जो है वो जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर पाई जाती है। मतलब जब सीड जर्मिनेट हो रहे होते हैं, जब वो सॉइल से निकल रहे होते हैं, तो उस वक्त उनके अंदर जो ओलिगोसैकेराइड पाई जाती है वो होती है मेल्टोज। उसके अलावा एक चीज़ याद रखें कि पॉलीसैकेराइड्स हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पॉलीसैकेराइड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट की 3rd क्लास है। उसके अंदर हमारे 2 कंपाउंड्स होते हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजिन। ठीक है, स्टार्च और ग्लाइकोजिन हमारे पॉलीसैकेराइड्स हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, स्टार्च और ग्लाइकोजिन क्या होती है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन स्टार्च और ग्लाइकोजिन को जब भी हम ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने के बाद वो जिस डाइसैकेराइड के अंदर ब्रेक होते हैं वो बेसिकली हमारी मेल्टोज ही होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसकी बॉन्डिंग की बात करें तो इसकी बॉन्डिंग हमारी होती है अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का हमने क्यों नेम दिया, बिकॉज यहाँ जो शुगर मॉलिक्यूल्स है वो रिंग शेप में, इसलिए इसको हमने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का नेम दिया। 1 4 का नेम क्यों दिया, बिकॉज यहाँ जो मेल्टोज है वी नो कि मेल्टोज किससे मिलके बना होता है, मेल्टोज बना होता है 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। ठीक है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं मेल्टोज। तो जो हमारे पास फर्स्ट ग्लूकोज है इसका फर्स्ट कार्बन रिएक्ट करता है और सेकंड ग्लूकोज का 4th कार्बन रिएक्ट करता है। ये फर्स्ट और 4th कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। उसके बाद हम बात करते हैं लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज हमारे पास बेसिकली मिल्क शुगर है। ठीक है, मिल्क शुगर है, मतलब मिल्क के अंदर जो हमारी शुगर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं वो लैक्टोज फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लैक्टोज किससे मिलके बनी होती है, लैक्टोज बनी होती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके ही लैक्टोज को बना रहे होते हैं। ठीक है, और इसकी अगर हम लिंकेज की बात करें तो इसकी लिंकेज हमारे पास होती है बीटा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, अच्छा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मैं बता चुकी हूँ। 1 4 का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ ग्लूकोज के 1st कार्बन ने रिएक्ट किया हुआ है और यहाँ गैलेक्टोज के 4th कार्बन ने रिएक्ट किया हुआ है। बीटा का नेम हमने इसको क्यों दिया है, जब आप इससे प्रीवियस लेक्चर देखेंगे अल्फ़ा और बीटा शुगर के मॉलिक्यूल्स का, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अल्फ़ा और बीटा किसी भी ओलिगोसैकेराइड के अंदर क्यों लगा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की 3rd क्लास और जो कि हमारी लास्ट क्लास है। इसको हम समझते हैं पोली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, एंड सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर मॉलिक्यूल। मतलब पॉलीसैकेराइड्स हमारी कार्बोहाइड्रेट की वो क्लास है जो कि बहुत सारे शुगर्स मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है। तो कितने शुगर से मिलके बनी होती है, हम कहते हैं मोस्टली या प्रोबेबली 100 से लेकर 1000 शुगर के मॉलिक्यूल्स मिलके पॉलीसैकेराइड्स को बना रहे होते हैं। तो अब आइडिया करें कि 100 से लेकर 1000 तक के जब शुगर मॉलिक्यूल्स पॉलीसैकेराइड को बनाएंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस कार्बोहाइड्रेट की इस काइंड का जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई क्यों होता है, बिकॉज ये 100 से लेकर 1000 शुगर के मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है। अच्छा, पॉलीसैकेराइड्स को हम कहते हैं, वैसे ही तो ये मतलब मोस्टली 100 से लेकर 1000 तक के शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है। लेकिन वो तमाम सैकेराइड्स या वो तमाम कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर आपको 10 से ज़्यादा सैकेराइड्स मिले, मतलब मोर देन 10 जितने भी आपको सैकेराइड्स मिलेंगे वो आपकी पॉलीसैकेराइड्स काइंड में आएगी। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसे कार्बोहाइड्रेट को देखा जिसको ब्रेक करने के बाद आपको 11 सैकेराइड्स मिले, तो वो भी आपकी पॉलीसैकेराइड्स में आएगी। तो पॉलीसैकेराइड्स के अंदर हम कहते हैं ये वो कार्बोहाइड्रेट क्लास होती है जिसके अंदर आपको 10 से ज़्यादा सैकेराइड यूनिट्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, मतलब एटलीस्ट 11 मोनोसैकेराइड्स आपको लाजमी मिलेंगे। उसके अलावा ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, यानी कि अगर आप इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे। और साथ साथ ये टेस्ट प्लेस होते हैं, मतलब इनका कोई भी टेस्ट नहीं होता है। उसके बाद हमने पॉलीसैकेराइड्स को भी 2 और काइंड्स के अंदर क्लासीफाई किया है। फर्स्ट इज़ होमोपॉलीसैकेराइड और सेकंड है हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमो का मतलब होता है सेम,
मतलब ये पॉलीसैकेराइड्स की वो काइंड है जो कि सेम सैकेराइड से मिलके बनी है। हम सिंपल कह सकते हैं ये पॉलीसैकेराइड की वो काइंड है जो कि सेम सैकेराइड से मिलके बनी है। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। ये आपकी सिंपल सी मीनिंग है जो कि आप बायो में कहीं भी देखेंगे इसकी मीनिंग सिमिलर होगी। तो हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। मीन्स पॉलीसैकेराइड की वो क्लासेस जो कि डिफरेंट सैकेराइड के यूनिट से मिलके बनी होगी उनको हम हेटेरो पॉलीसैकेराइड के अंदर फिट करेंगे। अब होमोपॉलीसैकेराइड्स के अंदर कौन कौन से पॉलीसैकेराइड आ सकते हैं? इसके अंदर आ जाएगा स्टार्च, उसके बाद ग्लाइकोजन, दैन सेलुलोज एंड चिटिन, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी जो कि बेसिकली आती हैं होमोपॉलीसैकेराइड में, मतलब ये सिंपल सेम ही सैकेराइड यूनिट से मिलके बनी है। उसके बाद अगर हम हेटेरोपॉलीसैकेराइड की बात करें तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा गर, दैन पेक्टिन एंड साथ में पेप्टिडोग्लाइकन। अब इसको समझाने के लिए सिंपल सी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं स्टार्च की, ठीक है। स्टार्च को हम बोलते हैं दिस इज़ द होमोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब स्टार्च को हमने होमोपॉलीसैकेराइड क्यों बोला? क्योंकि स्टार्च हमें ये तो पता है कि इसके अंदर जितने भी शुगर मॉलिक्यूल्स हैं ये मोर देन 10 है, मतलब 10 से ज़्यादा सैकेराइड्स हैं। लेकिन जितने भी आप सैकेराइड्स को देखेंगे 10 से ज़्यादा आप जितने भी सपोज कर लें हमारा स्टार्च जो है 11 से मिलकर 11 जो है वो सैकेराइड से मिलकर बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। हमने कहा कि 11 सैकेराइड से मिलकर इस स्टार्च को बना दिया, बिकॉज वी नो पॉलीसैकेराइड के अंदर मोर देन 10 सैकेराइड्स होते हैं। तो 11 सैकेराइड ने मिलकर स्टार्च को बना दिया। लेकिन जब मैं हर सैकेराइड को देखूंगी तो ये हर सैकेराइड क्या होगा? हमारा ग्लूकोज ही होगा, ठीक है। ये सारे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल से मिलके इस पॉलीसैकेराइड को बनाया, इसलिए इसको हम होमोपॉलीसैकेराइड का नेम दे देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम हेटेरोपॉलीसैकेराइड की बात करें तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड के अंदर हम ले लेते हैं पेक्टिन को फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो पेक्टिन हमारा बेसिकली बना होता है गैलेक्टिरोनिक एसिड से। उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ क्वांटिटी होती है रैमनोज की, और साथ में इसमें होता है एरेबिनोज, एंड साथ में कुछ क्वांटिटी होती है गैलेक्टोज की भी। तो अब देखें इसके अंदर डिफरेंट टाइप के सैकेराइड्स प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए हम इसको हेटेरोपॉलीसैकेराइड का नेम दे रहे होते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ याद रखें कि हमारे पास जो पॉलीसैकेराइड्स हैं ये पॉलीसैकेराइड बेसिकली हमारे एक स्टोरेजिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। प्लांट्स की बात करें, हम एनिमल्स की बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो स्टोरेज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। वी नो के पॉलीसैकेराइड्स हमारे जो है वो नॉट सॉल्युबल होते हैं, मतलब वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, या अगर होते भी तो बहुत लेस सॉल्युबल होते हैं। तो प्लांट और एनिमल क्या करते हैं? इसको अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, बिकॉज ये वाटर में तो डिज़ोल्व होते ही नहीं, तो ये इजीली क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। और जब भी हमारी बॉडी को या प्लांट्स की बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं? इस पॉलीसैकेराइड को ब्रेक करके सिंपल शुगर के अंदर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जब इसको सिंपल शुगर के अंदर या सिंपल शुगर मॉलिक्यूल के अंदर चेंज कर लेंगे उसके बाद हमारी बॉडी क्या कर लेती है? इस कार्बोहाइड्रेट को यूज़ कर लेती तो कर लेती है। तो इस तरीके से हम जो है वो पॉलीसैकेराइड को एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल यूज़ कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे सपोज़ करें हमारी बॉडी के अंदर अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारी ग्लूकोज है, ठीक है। अब मुझे इस ग्लूकोज को स्टोर करवाना है, तो हम एनिमल्स क्या करते हैं? इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड की एक काइंड है, ठीक है। अब ग्लाइकोजन फॉर्म में हमने इसको स्टोर कर लिया। स्टोर इसलिए किया क्योंकि ग्लाइकोजन कोई रिएक्शन नहीं करेगी और हमारी बॉडी में स्टोर रहेगी। अब जैसे ही मेरी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ये ग्लाइकोजन अगेन ब्रेक होकर ग्लूकोज में चेंज होगी, और चेंज होने के बाद मेरी बॉडी इस ग्लूकोज को क्या कर लेगी? यूज़ कर लेगी, और एनर्जी बन जाएगी, और उस एनर्जी को हम क्या कर लेंगे? यूज़ कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम पॉलीसैकेराइड की कुछ मेन काइंड को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट काइंड हमारे पास है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च हमने जैसे कि डिस्कस किया, दिस इज़ द होमोपॉलीसैकेराइड। इसको हमने होमोपॉलीसैकेराइड क्यों बोला? बिकॉज ये सिमिलर शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बनी है, और वो कौन से शुगर मॉलिक्यूल है जिनने मिलके स्टार्च को बनाया? वो हमारे पास है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जिनने मिलके स्टार्च को बनाया। उसके अलावा एक चीज़ और याद रखें कि स्टार्च हमारा रिजर्व मटेरियल है प्लांट का, मतलब प्लांट का जो रिजर्विंग मटेरियल है या प्लांट्स का जो स्टोरेज मटेरियल है वो है स्टार्च, ठीक है। मीन्स प्लांट को जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो स्टार्च को ब्रेक करके एनर्जी बना रहे होते हैं।
ये स्टार्च जो मेजरली स्टोर होता है प्लांट में वो होता है रूट्स में, स्टेम्स में और सीड में, ठीक है। अगर आप स्टेम्स को देखें या सीड्स को देखेंगे या आप रूट्स को देखेंगे तो मेजरली आपको वहाँ पॉलीसैकेराइड की स्टार्च फॉर्म भी मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें स्टार्च की, ठीक है, स्टार्च जो है वो हमारे सीरियल ग्रेन्स में मौजूद होता है, उसके अलावा लीग्यूम्स में प्रेजेंट होता है, या साथ साथ जो वो पोटैटोज़ के अंदर भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मतलब आपको डिफरेंट प्लांट्स के अंदर स्टार्च की कुछ ना कुछ क्वांटिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। या उसके अलावा डिफरेंट वेजिटेबल्स के अंदर भी आपको स्टार्च मिलेगा। अब देखिए हमने पढ़ा कि सीरियल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, पोटैटोज़ हो गया या वेजिटेबल हो गया, इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। अब जब हम इन वेजिटेबल्स को खाते हैं, मतलब इन वेजिटेबल्स को खाने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में या एनिमल की बॉडी में क्या चला गया, स्टार्च चला गया। तो स्टार्च हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है ओरल कैविटी में। मतलब वो जो खाना हम खा रहे हैं जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है वो सबसे पहले हमारी ओरल कैविटी के अंदर क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और डाइजेस्ट होने के बाद फिर जब वो खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मज़ीद हमारा जो स्टार्च होता है वो और डाइजेस्ट हो जाता है। इसकी एग्जांपल ऐसे जैसे सपोज़ करें मेरा माउथ है, मैंने क्या किया, पोटैटो ले लिया, पोटैटो के अंदर क्या स्टार्च है, तो मेरी जो ओरल कैविटी है इसके अंदर सबसे पहले मेरा स्टार्च का हो जाएगा, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जब मेरा ये खाना जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर तो इंटेस्टाइन में जाके ये मज़ीद जो मेरा स्टार्च होगा वो और क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। और कौन डाइजेस्ट करवाएगा, इसको डाइजेस्ट करवाने वाले एंजाइम का नाम होता है अमाइलेज, ठीक है। याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है कि स्टार्च को डाइजेस्ट करवाने वाला एंजाइम क्या है, तो वो हमारा अमाइलेज होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक सीक्वेंस याद कर लें कि स्टार्च जब ब्रेक होता है वो किन किन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ब्रेक होता है। तो स्टार्च जब ब्रेक होता है वो ब्रेक होकर सबसे पहले चेंज होता है मेल्टोज़ के अंदर, ठीक है। मेल्टोज़ के बाद हमने कहा कि वो जाता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। हमने कहा था कि स्टार्च पहले डाइजेस्ट होगा हमारी माउथ कैविटी में, उसके बाद वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले स्टार्च डाइजेस्ट जब होगा तो वो चेंज होगा मेल्टोज़ में, और जब मेल्टोज़ को फर्दर डाइजेस्ट करवाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा ग्लूकोज़ के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी एक शॉर्ट सी ट्रिक है जिसके थ्रू हम याद कर सकते हैं कि जो स्टार्च है वो किस तरीके से ब्रेक हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा हम आयोडीन टेस्ट कर रहे होते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों का, जिससे हमें कंफर्मेशन करनी होती है कि वो चीज़ उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। मतलब सपोज़ करें मैं कोई चीज़ लेने जा रही हूँ, ठीक है, और मैं चेक करना चाह रही हूँ कि उसके अंदर स्टार्च है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, सपोज़ करें मेरे पास एक बाउल है और उसके अंदर मैंने डाल दिया आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। अब मुझे मैं खाना चाह रही हूँ पोटैटो, और मुझे चेक करना है कि उस पोटैटो के अंदर स्टार्च है या नहीं है। तो जैसे ही मैं पोटैटो को इस आयोडीन सॉल्यूशन में डालूँगी, अगर आयोडीन सॉल्यूशन का कलर हो जाए ब्लू तो मैं समझ जाऊँगी इस पोटैटो के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। मतलब स्टार्च प्रेजेंट होने की निशानी ये है कि जब भी आप ऐसी चीज़ डालेंगे जिसके अंदर स्टार्च होगा, उसको जब आप आयोडीन में डालेंगे तो आयोडीन का कलर ब्लू फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्टार्च को भी हमने फर्दर 2 और क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया, विच इज़ अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। हमारे पास वो स्टार्च जो कि लीनियर फॉर्म में हो, ठीक है, मतलब जिसकी जो चेन है वो बिल्कुल लीनियर हो या वो अनब्रांच्ड हो, तो ऐसे स्टार्च को हम अमाइलोस का नेम देते हैं। और वो स्टार्च जो कि ब्रांच्ड फॉर्म में हो उसको हम अमाइलोपेक्टिन का नेम देते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि इसको समझाने के लिए सिंपल से एक एग्जांपल ले लें। सपोज़ करें मैंने एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिखा, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सपोज़ करें मैंने एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिखा। अब देखें ये जो मॉलिक्यूल है ये बिल्कुल लीनियर चेन में, मतलब इसके ऊपर कोई भी ब्रांच नहीं है। तो जो बिल्कुल लीनियर चेन में हो और इसकी कोई ब्रांच ना हो, अनब्रांच्ड होते हैं, ऐसे स्टार्च को हम अमाइलोस का नेम देते हैं। लेकिन अगर सपोज़ करें इसी ब्रांच पे मैं इसी जो है वो चेन पर मैं कोई ब्रांच लगा दूँ, मतलब इसके ऊपर CH3 आ जाए, ठीक है, या इसके इस साइड पे भी CH3 आ जाए, या इस CH पे आके CH3 आ जाए, तो अब देखें कि इस स्ट्रक्चर के अंदर
आपको डिफरेंट ब्रांचेस दिख रही हैं। तो जब भी स्टार्च के अंदर आपको डिफरेंट ब्रांचेस दिखेंगी तो ऐसे स्टार्च को हम अमाइलोपेक्टिन का नेम देंगे। एक चीज़ याद रखें, मैंने कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाया यहाँ जस्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया है कि लीनियर चेन या ब्रांच चेन में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद अमाइलोस के अंदर जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है वो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के दरमियान होती है, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो स्टार्च होता है उसके अंदर जो हमारी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है वो फर्स्ट और सिक्स कार्बन के दरमियान होती है। उसके अलावा जो अमाइलोस होते हैं वो कोल्ड वाटर के अंदर तो डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन अगर हम वाटर को हॉट कर लें, गर्म कर लें, तो उसके अंदर अमाइलोस जो है वो सॉल्युबल यानी कि हल हो जाते हैं। लेकिन अमाइलोपेक्टिन्स की अगर हम बात करें यानी कि ब्रांच्ड फॉर्म ऑफ स्टार्च की अगर हम बात करें तो आप चाहे पानी को ठंडा करें या गर्म करें, अमाइलोपेक्टिन उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोजिन की। ग्लाइकोजिन हमारा सेकंड पॉलीसैकेराइड है और ये हमारे होमोपॉलीसैकेराइड के अंदर ही आता है। होमोपॉलीसैकेराइड के अंदर क्यों आता है? बिकॉज़ ये भी सिमिलर शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। ठीक है, कौन सा सिमिलर शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बनी है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके ही जो वो ग्लाइकोजिन को बनाया है। उसके अलावा याद रखें जिस तरीके से जो स्टार्च है वो प्लांट का स्टोरेज मटेरियल था, इसी तरीके से एनिमल्स का जो स्टोरेज मटेरियल है वो है ग्लाइकोजिन। मींस एनिमल्स को जब अपने कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करवाना होता है तो वो ग्लाइकोजिन फॉर्म के अंदर उसको स्टोर करवा रहे होते हैं। अच्छा, एनिमल्स के अंदर जो ग्लाइकोजिन स्टोर होता है, जैसे सपोज़ करें कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो हम एनिमल्स क्या करते हैं या हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजिन, ताकि जब हमारी बॉडी को अगेन ग्लूकोज की ज़रूरत पड़े तो ये ग्लाइकोजिन ब्रेक होकर अगेन ग्लूकोज के अंदर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो जब हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लीवर और मसल्स में जाके स्टोर होती है। ठीक है, मतलब अगर हम एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो वो ग्लाइकोजिन को लीवर और मसल्स के अंदर क्या करवा रहे होते हैं, स्टोर करवा रहे होते हैं। और ग्लाइकोजिन को इसीलिए हम एनिमल्स स्टार्च का नेम भी दे रहे होते हैं, बिकॉज़ ये एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च ही वर्क कर रही होती है। उसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखें कि ग्लाइकोजिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर स्ट्रक्चर होता है लाइक अ स्टार्च। बस फ़र्क ये है कि स्टार्च प्लांट का स्टोरेज मटेरियल है और ग्लाइकोजिन जो है वो एनिमल का स्टोरेज मटेरियल है। उसके बाद हम बात करें कि अगर हमें इसके प्रेजेंस को देखना है कि ग्लाइकोजिन किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम इसको भी आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डाल सकते हैं। तो सपोज़ करें मैंने आयोडीन सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर मैंने ऐसा मटेरियल लिया जिसके अंदर ग्लाइकोजिन प्रेजेंट है। अगर उस मटेरियल के अंदर ग्लाइकोजिन प्रेजेंट होगा तो आयोडीन का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। मतलब जिस भी कंपाउंड को डालने के बाद आयोडीन का कलर अगर रेड हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर या ऐसे सबस्टेंस के अंदर ग्लाइकोजिन प्रेजेंट। ठीक है, उसके अलावा हम कहते हैं कि ग्लाइकोजिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो अमाइलोपेक्टिन की तरह होता है। ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वी हैव 2 टाइप ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो ग्लाइकोजिन की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोजिन जो है वो अमाइलोपेक्टिन की तरह ही होता है। मतलब अमाइलोपेक्टिन की तरह ही इसके अंदर जो है वो ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ग्लाइकोजिन के अंदर जो ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं वो अमाइलोपेक्टिन से भी ज़्यादा होते हैं। मतलब इसकी जो नेचर होती है वो मोर ब्रांचिंग नेचर होती है। अब हम बात करते हैं थर्ड काइंड ऑफ पॉलीसैकेराइड विच इज़ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड की या कार्बोहाइड्रेट की सबसे मोस्ट एबंडेंट क्लास है। मतलब सबसे ज़्यादा अर्थ पे अगर हम कहें कि कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म पाई जाती है तो वो सेल्यूलोज ही। ठीक है, सेल्यूलोज भी हमारा होमोपॉलीसैकेराइड है। होमोपॉलीसैकेराइड मतलब ये सिमिलर सैकेराइड मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। और वो कौन सा सिमिलर मॉलिक्यूल है, वो है हमारा ग्लूकोज। जिस तरीके से हमने ग्लाइकोजिन और स्टार्च को देखा वो भी ग्लूकोज से मिलकर ही बने थे, लेकिन फ़र्क इतना है कि ग्लाइकोजिन और जो स्टार्च जिन ग्लूकोज से मिलकर बना है वो हमारी अल्फ़ा ग्लूकोज है। लेकिन अगर हम सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज हमारी बीटा ग्लूकोज से मिलकर बनी है। मतलब सारे जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सेलुलोज में प्रेजेंट होंगे वो सबके सब बीटा ग्लूकोज ही होंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि सेलुलोज कहाँ प्रेजेंट होती है तो सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। मतलब प्लांट को जो स्ट्रेंथ मिल रही होती है उसकी सेल वॉल की वजह से, वो बेसिकली सेलुलोज की वजह से ही होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें कॉटन की, ठीक है, कॉटन की बात करें, ये जो हमारे पेपर्स होते हैं वो हमारे प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज होते हैं। मतलब इसके अंदर जो
मटेरियल पाया जाता है कॉटन और पेपर में, वो हमारे पास प्योर फॉर्म होती है सेलुलोज की। उसके बाद अगर हमें इसकी प्रेजेंस देखनी है आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर, तो जब भी हम आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर अगर ऐसा सब्सटेंस डालें हैं जिसके अंदर सेलुलोज है, तो याद रखिएगा आयोडीन का कोई भी कलर शो नहीं होगा, ठीक है। सेलुलोज को जब भी आप किसी आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसकी प्रेजेंस की सिम्बलेंस यही है कि आयोडीन का कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेलुलोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेलुलोज का स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है, मिलता है किससे? अमाइलोज से, ठीक है। हमने पढ़ा है स्टार्च की 2 काइंड्स होती है, एक हमारे पास अमाइलोज है और दूसरा हमारा अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर है वो मिलता है ग्लाइकोजन से, और जो अमाइलोज का स्ट्रक्चर है वो मिलता है सेलुलोज से, ठीक है। लेकिन एक चीज़ फिर याद रखिएगा कि स्टार्च के अंदर जो अमाइलोज था उसके अंदर जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज थी वो 1,4 कार्बन के दरमियान तो थी, लेकिन वो कौन से ग्लूकोज थे? अल्फ़ा थे। बट सेलुलोज के अंदर हमने कहा कि सेलुलोज का स्ट्रक्चर अमाइलेज से तो मिलता है, मतलब इसकी जो बॉन्डिंग होगी वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही होगी, लेकिन यहाँ जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे वो कौन से होंगे? बीटा, बिकॉज वी नो कि सेलुलोज बीटा ग्लूकोज से मिलकर बने, तो इसकी जो लिंकेज होगी वो भी बीटा ग्लूकोज के दरमियान में ही होगी। उसके अलावा सेलुलोज की हम बात करें तो सेलुलोज जो है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, मीन्स अगर आप इसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। और इसके साथ साथ याद रखें कि सेलुलोज ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकता। अब सेलुलोज वी नो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें सेलुलोज की ज़रूरत होती है। अब सेलुलोज की हमारी बॉडी को क्यों ज़रूरत होती है? बिकॉज ये हमारे डाइट के अंदर एज अ रफेज या एज अ फाइबर काम कर रहा होता है, ठीक है। वी नो हम भी जब हम पढ़ रहे होते हैं डाइट का पोर्शन, तो हम कहते हैं डाइट के अंदर फाइबर्स भी मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं। क्यों मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं? बिकॉज ये जो फाइबर होता है हमारी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन जो है वो रोक रहे होते हैं। तो हम सेलुलोज इसलिए लेते हैं क्योंकि सेलुलोज जो है वो एज अ फाइबर या रफेज काम करता है, और एज अ फाइबर रफेज काम करने से हमें यह हेल्प मिलेगी कि ये हमारी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन को बचाएगा। तो हमने पढ़ लिया कि हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज डिज़ोल्व नहीं हो सकता, लेकिन एज अ रफेज वो हमारी बॉडी में हेल्प कर रहा होता है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें, हर्बीवोर एनिमल्स की बात करें, जिसके अंदर हमारे काउज आ सकते हैं, शीप्स आ सकते हैं, तो हर्बीवोर्स एनिमल्स की जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। आपने देखा कि जो काउज होती हैं वो तो सारा प्लांट ही खा रही होती है, मतलब उनकी बॉडी के अंदर जो सेल वॉल जाती है, प्लांट की जो सेल वॉल जाती है और उसके अंदर जो सेलुलोज होता है वो डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हर्बीवोर एनिमल्स की इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं? वो एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिसका नाम होता है सेल्यूलेज। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं? जैसे ही सेलुलोज एंजाइम को जो है वो सीक्रेट करते हैं, ये सेल्यूलेज एंजाइम क्या करता है? हर्बीवोर ने जो प्लांट खाया होता है उसके अंदर के सेलुलोज को वो क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने से क्या होता है कि वो जो हमारा सेलुलोज होता है वो सबसे पहले टूटता है सेल्यूबियोस में, ठीक है। सबसे पहले वो टूटेगा सेल्यूबियोस में, उसके बाद फर्दर डाइजेस्ट होके वो चेंज हो जाएगा ग्लूकोज में, और इस तरीके से हर्बीवोर्स एनिमल्स क्या करते हैं? उस सेलुलोज को यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और याद रखें कि सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रेट चेन होता है, मतलब सेलुलोज के अंदर कोई भी ब्रांच स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, ये सिंपल सा एक स्ट्रेट चेन होता है। स्ट्रेट चेन का हमने पहले आइडिया लगा लिया था, बिकॉज वी नो कि इसका स्ट्रक्चर अमाइलेज से मिलता है, एंड वी नो कि अमाइलेज हमारे स्टार्च की वो फॉर्म है जो कि सिंपल स्ट्रेट फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी ब्रांच स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी जो स्ट्रेट चेन होती है वो क्या हो जाती है? स्पाइरली कॉइल हो जाती है। वो आपस में क्या हो जाती है? मुड़ के कॉइल फॉर्म में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, और वो इतना स्पाइरली कॉइल हो जाती है कि वो कंडेंस होने के बाद ट्यूब्स फॉर्म में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो लास्ट फॉर्म दी हुई है पॉलीसैकेराइड की, विच इज़ चिटिन। और चिटिन की हम बात करें तो हम कहते हैं चिटिन जो है वो हमारा सेकंड मोस्ट अबेंडेंट कंपोनेंट है ऑन द अर्थ। सबसे पहले हमने कहा था कि सेलुलोज जो है वो मोस्ट अबेंडेंट कंपोनेंट है अर्थ पे, लेकिन उसके बाद हम अगर सेकंड कंपोनेंट की बात करें तो वो चिटिन ही है, ठीक है। चिटिन जो है वो चेन पॉलीमर है किसका? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का।
एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन का मतलब क्या है कि इसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ साथ इसके अंदर अमाइन ग्रुप भी होता है, और इसके अंदर जो हमारा ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और साथ में यहाँ जो एन लिखा हुआ है, एन का मतलब है इस चिटिन के स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो इसके नेम को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि चिटिन कितने मॉलिक्यूल से मिलके बना है, एन फॉर नाइट्रोजन। एसिटाइल मतलब इसके अंदर एसिटाइल ग्रुप भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप हमारे पास वो ग्रुप होता है जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा होता है, बेसिकली डबल बॉन्डिंग कर रहा होता है। तो इसके अंदर एसिटाइल ग्रुप भी होता है और साथ में ग्लूकोज भी मौजूद होते हैं, और साथ में अमाइन ग्रुप्स भी इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें चिटिन की, तो हम कहते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है वो सेलुलोज जैसा ही होता है, सेलुलोज से सिमिलर होता है। लेकिन चिटिन जो है वो एज़ कम्पेयर टू सेलुलोज जो है वो मोर स्ट्रेंथफुल कंपोनेंट होता है। मोर स्ट्रेंथ इसमें इसलिए होती है बिकॉज इसके अंदर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। चिटिन की अगर हम प्योर फॉर्म देखें, प्योर या इसकी अनमॉडिफाइड फॉर्म देखें, तो इस प्योर और अनमॉडिफाइड फॉर्म में चिटिन जो है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट हमारे पास वो मटेरियल होता है जिनके अंदर से हाफ लाइट क्या कर सकती है, पास हो सकती है। और साथ में ये जो है वो प्लेएबल भी होता है। प्लेएबल का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हमारा क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है या इजीली क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। तो चिटिन को अगर हम अनमॉडिफाइड फॉर्म में देखें या उसको जो है वो हम प्योर फॉर्म में देखें, तो हम कहते हैं चिटिन जो है वो प्लेएबल होता है, इजीली क्या हो सकता है, बेंड हो सकता है विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। और साथ में वो टफ भी होता है। लेकिन अगर हम इसकी मॉडिफाइड फॉर्म देखें, जैसा कि हम आर्थ्रोपोड्स में अगर देखते हैं, तो आर्थ्रोपोड्स की जो स्किन होती है वो बेसिकली उसके अंदर जो है वो चिटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ जो चिटिन होता है वो थोड़ी उसकी मॉडिफाइड फॉर्म होती है। आर्थ्रोपोड के जो स्केलेटन्स होते हैं उसके अंदर जो चिटिन होती है वो थोड़ी मॉडिफाइड फॉर्म में होती है, ठीक है। अब मॉडिफाइड फॉर्म में जब वो होती है तो वो क्या बनाती है, प्रोटीनियस मैट्रिक्स बना लेती है, ठीक है। वो बना लेती है प्रोटीनिशियस मैट्रिक्स। लेकिन जब हम आर्थ्रोपोड्स को देखते हैं तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो चिटिन पाई जाती है वो मॉडिफाइड फॉर्म में पाई जाती है एज अ फॉर्म ऑफ द प्रोटीनिशियस मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, प्रोटीनिशियस मैट्रिक्स इसको हमने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ जो चिटिन होती है वो मिल जाती है किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो चिटिन जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिल जाती है तो वहाँ जाके वो आर्थ्रोपोड्स की बात करें या हम मॉलिस्का की बात करें या क्रस्टेनिड्स की बात करें तो उनके शेल्स को बना रही होती है। तो उससे क्या होता है कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है या जो उनका स्केलेटन होता है वो और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है और भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, टफ हो जाता है दैन प्योर चिटिन। जिस तरह हमने प्योर चिटिन में बोला कि वो इजीली क्या हो जाती है, फ्लैक्सिबल हो जाती है। लेकिन जब वो मॉडिफाइड फॉर्म में होती है चिटिन, जैसा कि आप आर्थ्रोपोड्स में देख सकते हैं या मॉलिस्का में देख सकते हैं, तो वहाँ जो चिटिन होती है वो मॉडिफाइड फॉर्म में होती है क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिल जाती है। तो जब वो मॉडिफाइड फॉर्म में आ जाती है तो ऐसी फॉर्म में चिटिन जो हो जाती है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। उसके साथ साथ ये जो है वो अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है। और इसकी अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो इसकी बॉन्डिंग भी हमारी होती है β1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस क्यूरी पे एक शॉर्ट अपलोड करके आपकी क्यूरी को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन को। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।